शाम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस्तीफा देते हुए उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया। उन्होंने कहा, मेरा स्वास्थ्य नासाज है, इस वजह से मुझे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ रहा है। भारत के विकास और निर्माण में मेरी तरफ से जो भी योगदान रहा और मुझे इस पद के काबिल समझा गया, इसके लिए मैं सभी का शुक्रगुजार हूँ। उनका इस्तीफा स्वीकार हुआ और गृह मंत्रालय ने आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी, यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो गया। आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री ने भी उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की और कहा कि आप बेहतरी के साथ में इलाज कराइए, आपका जो योगदान रहा वो सराहनीय था। लेकिन क्या कहानी यहीं तक है? नहीं, कहानी यहाँ तक नहीं है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। तमाम विपक्षियों ने जगदीप धनखड़ के इस इस्तीफे के बाद सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कई लोग अब इसको बिहार की सियासत से जोड़ करके भी देख रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार का नाम कई बार सुर्खियों में कल से लेकर आज तक सामने आ चुका है, पर नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्रवण कुमार ने इस बात को कहा कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। केंद्र की सियासत में तो अभी जाने का इरादा उनका बिल्कुल भी नहीं है। वो मौजूदा समय में बिहार में ही रहेंगे और उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि दूसरी तरफ सियासती जो खींचतान है वो अभी भी लगातार जारी है। कुछ लोग कह रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया कि उपराष्ट्रपति ने अचानक से इस्तीफा दे दिया? क्या वजह रही कि उनका स्वास्थ्य खराब है? एक्सप्लेनरी की बात वो लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन तो देना ही चाहिए। तमाम विपक्षियों की तरफ से ये मांग की जा रही है। लेकिन इन तमाम बातों के इतर आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीते दिनों उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जब अपने दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर बेहोश हो गए थे, तो भी ये खबर सुर्खियों में आई थी कि उपराष्ट्रपति की तबीयत नासाज चल रही है और लगभग 2 सालों से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। सियासत अपनी जगह है, स्वास्थ्य अपनी जगह। फिलहाल लगातार इस तरह की जो अटकलें हैं वो सामने आ रही हैं। कैमरा पर्सन मंजू के साथ मैं पूजा मोहन पांडे, प्राइम न्यूज़ के लिए। देश के संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज उस सेशन का था दूसरा दिन, लेकिन दूसरे दिन भी भरे हंगामे के बीच संसद को एक बार फिर कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब सेशन की शुरुआत हुई, दूसरे दिन की शुरुआत हुई, तो विपक्ष वही तख्तियों के साथ हंगामा करते हुए सदनों में घुसा और दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया गया। हालांकि जहां पहले हंगामे के बीच दोनों सदनों को 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए और अब आखिर में कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। विपक्ष की ओर से लगातार हंगामा किया गया बिहार के मुद्दे को लेकर। हालांकि देखा गया कि किस तरह से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी गुस्से में दिखे और उन्होंने कहा कि सदन चर्चा के लिए है, ना कि हंगामे के लिए। अगर आप लोग तख्तियां लेके सदन में आएंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आज सदन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी, जिसमें से किसान एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन हंगामे के चलते किसी भी मुद्दे पर कोई भी चर्चा नहीं हो पाई और सदन को, दोनों सदनों को कल तक के लिए एक बार फिर से स्थगित कर दिया गया। अब बड़ी बात ये उठती है कि आखिर इसी तरह से अगर हंगामा हर दिन होता रहा तो जनता की बात कब की जाएगी? जनता से जुड़े मुद्दों की बात, जनता के विषय की बात कब की जाएगी और आखिर कब तक इसी हंगामे के बीच जनता को साइडलाइन करते रह जाएगा? हालांकि सरकार की ओर से अगर बात करें तो सरकार की ओर से किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है। जो विपक्ष चाहता है वो मुद्दा भी और जो मुद्दे पहले से डिसाइड थे, जो आम मुद्दे हैं, जनता के मुद्दे हैं, उन पे भी। लेकिन अगर विपक्ष इस तरह से हंगामा करता रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग चर्चा नहीं, ये लोग सिर्फ हंगामा चाहते हैं। बहरहाल अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक ये हंगामे के बीच दोनों सदन हर दिन इसी तरह से स्थगित होते रहने वाले हैं और कब जो काम संसद का है वो काम संसद में होने वाला है। दिल्ली से कैमरामैन डीसी मंजू के साथ मैं पूजा यादव, प्राइम न्यूज़। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी नहीं चल सकी सदन की कार्यवाही। आपको बता दें, लोकसभा और राज्यसभा 23 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी बेहद हंगामेदार रहा, लेकिन कुल 3 बार सदन की कार्यवाही शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन विपक्ष के हंगामे और विरोध प्रदर्शन के कारण हर बार कुछ मिनटों में ही कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। इतना ही नहीं, आखिरी बार दोपहर 2 बजे कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन हंगामे के कारण इसे बुधवार तक के लिए टाल दिया गया। अब देखना है कि क्या कल भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही हंगामेदार रहती है या नहीं।
कैमरामैन सौरभ के साथ दीक्षा, प्राइम न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। आज बिहार विधानसभा में विपक्ष के विधायकों ने हल्ला बोल किया। एसआईआर के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष के विधायक जो हैं वो हल्ला बोल करते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है। अब तेजस्वी यादव की ओर से बयान दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस तरीके से मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, हम वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही साथ बिहार में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के साथ साथ कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरीके से चरमरा गई है, ऐसे भी तमाम बड़े मुद्दों को लेकर विधानसभा में रखा गया है। हालांकि विधानसभा की जो कार्रवाई है वो कल तक के लिए स्थगित की जा चुकी है। लगातार तेजस्वी यादव एसआईआर के मुद्दे को लेकर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी यही कहा गया है कि एसआईआर को लेकर जिस तरीके से ईसी के द्वारा यह कदम उठाया गया है, समय बहुत कम है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर विपक्ष के जो विधायक हैं या फिर नेता विपक्ष हैं तेजस्वी यादव, उनकी ओर से क्या कुछ इस पूरे मामले में कदम उठाया जा सकता है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ मैं अब्दुल समद इसरार, प्राइम न्यूज, नोएडा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री पंजाब राज्य के कांग्रेस प्रभारी भूपेश बघेल के बेटे चेतन बघेल की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ में प्रदेश भर में प्रदेश की आर्थिक नाकेबंदी की गई। साफ तौर पर तस्वीरें अब देखिए किस तरीके से कांग्रेस ने आज प्रदेश व्यापी चक्का जाम किया है और आर्थिक नाकेबंदी किया है। रायपुर में अलग अलग 7 जगहों पर चक्का जाम किया गया है, लेकिन इसमें खासतौर पे आर्थिक नाकेबंदी की गई है। आप एक वीआईपी चौक देखिए जहां पे एक मुख्य कार्यक्रम जो है वो चक्का जाम का वो आयोजित किया गया है। यहाँ 7 जगह पे चक्का जाम किया गया है। यहाँ पे जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे के नेतृत्व पर यहाँ चक्का जाम किया गया। देखिए किस तरीके से जो नारेबाजी है और चेतन बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ लोग सड़कों पर बैठे हैं। बताएं क्यों बैठे हैं सड़कों पर? आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं भाजपा सरकार जो अति कर रही है यहाँ की जनता के साथ में, उसके लिए हम लोग बैठे हैं। जब से भाजपा की सरकार आई है आप देख रहे होंगे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जिस क्षेत्र में देखो आप, चाहे गुंडागर्दी के क्षेत्र में देखो, हत्या के क्षेत्र में देखो, माँ बहन बेटी कोई भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए आज हम ये धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, उनको जगाने के लिए बैठे हैं। अगर वो नहीं जागती है, नहीं समझती है, तो फिर हम आगे की और लड़ाई लड़ेंगे और उसको यहाँ से उखाड़ करके बताएंगे कि क्या संदेश दे रहे हैं आर्थिक नाकेबंदी का। जी तो देखिए किस तरीके से लोग जो है सड़कों पर बैठे हुए हैं और आज एक बड़े चक्के जाम को अंजाम दे रहे हैं। सीधे तौर पे बातचीत करते हैं, कुछ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों गिरफ्तारी की जा रही है। बताएं क्या संदेश दे रहे हैं। देखिए, जो भी अडानी की खुदाई के खिलाफ, अडानी के लूट के खिलाफ आवाज उठाता है, उसके खिलाफ जांच एजेंसियों का उपयोग किया जाता है, ईडी का, सीबीआई का, आईटी का, और वही छत्तीसगढ़ में हो रहा है। माननीय भूपेश बघेल जी ने पूरी दमदारी के साथ इस आवाज को उठाया। उनसे अगर नहीं लड़ पाए तो उनके पुत्र को इस मामले में फंसाकर अरेस्ट किया गया है और ये प्रदेश को लूट रहा है। प्रदेश को लूटने से बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में चक्का जाम आज की है। आज अंतिम दिन है रिमांड का, आज फिर से ईडी आगरा करने जा रही है रिमांड बढ़ाने के लिए। देखिए, वो भूपेश बघेल जी के बेटा है चैतन्य बघेल। भूपेश बघेल जी जैसे लड़ाकू है, उनके पुत्र को भी धाराओं के दम पे नहीं दबा सकता है, बहुत बड़ी भूल है। देखिए तस्वीरों में साफ तौर पे भूपेश बघेल जो है वे यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। आज पूरे प्रदेश भर में प्रदेश व्यापी जो आंदोलन है वो हो रहा है, लेकिन अब भूपेश बघेल अब धरने स्थल पे पहुंच चुके हैं। संचार प्रमुख रायपुर के सुशील आनंद शुक्ला जी से पूछते हैं कि बताएं ये चक्के जाम की बात अगली रणनीति क्या होगी, क्योंकि आपने बड़ा मैसेज जब छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन की लूट जारी रहेगी, कांग्रेस पार्टी इस प्रकार का आंदोलन करते रहेगी। ये लड़ाई की शुरुआत है। लेकिन बीजेपी इस बात को कह रही है कि पहले कांग्रेस क्यों नहीं जागी, जबकि चेतन कांग्रेस का सदस्य नहीं है। सवाल कांग्रेस का सदस्य होना नहीं है। सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ की संपदा भारतीय जनता पार्टी अडानी के पास लूट रही है। मुख्यमंत्री अडानी के नौकर के रूप में काम कर रहे हैं। तो देखिए कांग्रेस के सभी नेता पदाधिकारियों में काफी आक्रोश है, लेकिन आज प्रदेश व्यापी आर्थिक नाकेबंदी करके बड़ा संदेश कांग्रेस पूरे छत्तीसगढ़ और देश को पहुंचा रही है। संदीप करिहार, प्राइम न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। आगरा में अवैध धर्मांतरण के मामले को लेकर चल रही जांच में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। ईडी इस मामले में
बहुत जल्द मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर अपनी विवेचना शुरू कर सकती है। ईडी को ये पता लगा है कि आगरा में जो गिरोह धर्मांतरण करा रहा था उसके पास कनाडा, अमेरिका, दुबई समेत तमाम देशों से रुपया आ रहा था। ये रुपया कहाँ से आ रहा था, किन किन जगहों से आ रहा था, किन किन खातों में जा रहा था और इस रुपए का इस्तेमाल कहाँ पर किया जा रहा था, ईडी ने इसके शुरुआती जांच में कुछ बिंदु जुटाए हैं। ईडी अब एफआईआर और अब तक की पुलिस की विवेचना के बारे में जानकारी ले रही है। आगरा पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की है उसके बारे में जानकारी ले रही है। ये माना जा रहा है कि बलरामपुर में छांगुर के सिंडिकेट की तरह ईडी अब आगरा के सिंडिकेट में भी कार्रवाई शुरू करेगी। बलरामपुर में इससे पहले ईडी ने छांगुर के तमाम ठिकानों पर छापेमारी की थी और वहां से 60 करोड़ रुपए की फंडिंग के तमाम दस्तावेज जब्त किए थे। छांगुर और उसके करीबी जितने भी लोग थे उनके बैंक खातों के बारे में ईडी ने जानकारी जुटाई थी। इसी तरह आगरा में धर्मांतरण का जो सिंडिकेट है उनके अलग अलग लोगों के कितने बैंक अकाउंट थे, किसके पास रुपया आता था और वो कहाँ जाता था, इस बारे में अब ईडी जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई करेगी। प्राइम न्यूज़ के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी। लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ में बनाए गए अवैध अपार्टमेंट अलाया होम अपार्टमेंट के 3 फ्लोर ध्वस्त करने वाला है। हमारी मौजूदगी उसी अलाया अपार्टमेंट के बाहर है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये अलाया अपार्टमेंट है। इसके जो 3 फ्लोर हैं, ऊपर के जो 3 फ्लोर हैं उसको बाकायदा ध्वस्त किया जाएगा। कहा यह जा सकता है कि जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने बाकायदा इस पर एक नोटिस चस्पा की थी, 2023 का ये मामला है, 2023 में इस पर एक नोटिस चस्पा की गई थी। यशदान बिल्डर ने ये पूरा अपार्टमेंट बनाया है। उस बिल्डर को बाकायदा ये नोटिस दी गई थी कि ऊपर के जो 3 माले हैं उसको ध्वस्त किए जाए, लेकिन जो लोग ऊपर रह रहे हैं उन्होंने एक याचिका डाली थी, शासन को भी एक चिट्ठी दी थी और उस चिट्ठी को बाकायदा शासन ने खारिज कर दिया है। अब कार्रवाई तेज हुई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोग अभी पहुंचे थे, बाकायदा ऊपर का पूरा निरीक्षण किया गया है। अभी अगर देखा जाए तो ऊपर के जो 3 फ्लोर हैं, ऊपर के 3 फ्लोर में अभी भी फैमिलियां रह रही हैं। हालांकि अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 15 दिन का जो समय दिया है, इन 15 दिनों में किस तरीके से अलाया होम अपार्टमेंट के जो 3 माले हैं वो किस तरीके से ध्वस्त किए जाते हैं। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। शासन की मंशा अनुसार आज अयोध्या में भी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। जिस तरीके से बता दें कि पूर्वांचल के 3 जिलों में बाराबंकी, बस्ती और अयोध्या में आज हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होनी थी, आज अयोध्या में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंशानुसार यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निखिल टीकाराम फुंडे व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर द्वारा कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई है। और यहाँ पर जो कांवड़िए थे वो बहुत खुश थे, क्योंकि अयोध्या में जिस तरीके से कांवड़ियों का आना जाना है और कांवड़िया लाखों की तादाद में यहाँ पर जमा है, उन पर ये पुष्प वर्षा कहीं ना कहीं उनके खुशी का कारण है। और इस तरीके से जो पुष्प वर्षा हुई है, हर कोई सरकार की भूर प्रशंसा कर रहा है। आकाशवाणी प्राइम न्यूज अयोध्या। आपको बता दें कि बस्ती जिले के कप्तानगंज के पास कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ कांवड़िए का बस्ती जिले के कप्तानगंज में मुस्लिम समुदाय के द्वारा मंदिर पर अभद्र टिप्पणी को लेकर कांवड़िया उग्र हो गए और उग्र कांवड़ियों ने वहां पर चक्का जाम कर दिया, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ किया। सूचना पर बस्ती के एसपी अभिनंदन भी मौके पहुंचे, भारी पुलिस बल पहुंची। करीब 4 घंटे तक वहां पे जांच लगी हुई थी, यानी पुलिस उनको मनाने में लगी थी कांवड़ियों को, लेकिन उग्र कांवड़िये मानने को तैयार नहीं थे। और आपको बता दें उसके बाद वहां पे विश्व हिंदू संघ के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह पहुंचे। उन्होंने कांवड़ियों को समझाया बुझाया, करीब उनके भी करीब 25 से 40 मिनट करीब अखिलेश सिंह ने समझाया। उसके बाद जाके उग्र कांवड़िये माने और रास्ते को जाम को खोला, वहां से हटे और आगे की तरफ बढ़े। आपको बता दें कि जो पूरा मामला जहां पे हम खड़े यहीं से कुछ ही दूरी पे है, नेशनल हाईवे 28 का है, जहां पे मुस्लिम समुदाय द्वारा मंदिर पे अभद्र टिप्पणी से नाराज हो गए कांवड़िये और
कांवड़िया नाराज हुए तो विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद उत्पन्न होने से पुलिस ने हस्तक्षेप किया। पुलिस के हस्तक्षेप पे जो कांवड़िया थे वो उग्र हो गए और उन्होंने, आपको बता दें कि जो पुलिस की गाड़ी उसको तोड़ फोड़ उसमें की, जो बैरिकेटिंग थी बैरिकेटिंग को आग के हवाले कर दिया। आग के हवाले करने के बाद वो पूरे सड़क को जाम कर दिया। वह कप्तानगंज से हिलने को तैयार नहीं थे उग्र कांवड़िये। उसके बाद जिस तरीके से जो देखा गया कि पूरा हाईवे जाम हो गया है, और वैसे भी जाम तो और अधिक हो जाती, लेकिन NH-28 को सिर्फ कांवड़ियों के लिए खोला गया है, बाकी किसी प्रकार के अन्य वाहनों के लिए नहीं खोला गया। सिर्फ एम्बुलेंस ही जा सकती है, इसलिए उतनी भयानक कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई। लेकिन जिस तरीके से जो कांवड़िया थे उनकी भीड़ जो हजारों हजार की संख्या में, तो वो कप्तानगंज में एकत्रित हो गई। लेकिन एसपी अभिनंदन और जो विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह के समझाने बुझाने के बाद जब उनको एसओ ने, जो वहाँ के SDM जो आश्वासन दिया उसके बाद कार्रवाई का, उसके बाद जाके कांवड़िया माने और वो अपने गंतव्य स्थान के लिए वहाँ से रवाना हुए। लेकिन इतने करीब 4 से 5 घंटे जो ये तांडव चला कांवड़ियों का, जो जाम था, उसके बाद ये यहाँ पे देखा गया कि करीब 5 घंटे तक प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जो पूरी घटना हुई और उसमें पुलिस के एक जवान जो सिपाही था उसको भी चोट लग गई। उसमें उग्र कांवड़ियों ने उस पर भी हमला किया, जहाँ पे उसके माथे से खून भी निकलता देखने को मिला। बस्ती से कैमरामैन मोहम्मद इमरान साहब, विवेक गुप्ता, प्राइम न्यूज बस्ती। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। जहां कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। विगत कई दिनों से उत्तराखंड में बरसात हो रही है और जगह जगह सड़कें टूटने और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं निरंतर हो रही है। अभी की अगर बात करें तो अभी भी लगभग 123 सड़कें टूटी हुई है, जिसकी मरम्मत की जद्दोजहद निरंतर चल रही है। उत्तराखंड का मौसम वैसे तो शासन प्रशासन के लिए हमेशा से ही परेशानी का सबब बना हुआ रहता है, लेकिन अब एक और बड़ी परेशानी और जुड़ गई है और वो है पंचायत चुनाव। आगामी 24 तारीख से पंचायत चुनाव के मतदान होने हैं और वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट किया है कि उत्तराखंड में जो है मौसम का मिजाज इस समय इसी तरीके का रहने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि शासन प्रशासन किस तरीके से इन परिस्थितियों से निपटता है और किस तरीके से ये चुनाव, कांवड़ और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से निभाते हैं। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून।